पहले भारत सोने की चिड़िया था, बट उसे अंग्रेजों ने लूट लिया। बट अंग्रेजों के समय भी भारत का एक ही स्टेट सोने की चिड़िया था। वहाँ पे इंडस्ट्रीज थी, एग्रीकल्चर में कॉटन, इंडिगो, राइस, इन सब की अच्छी ग्रोथ होती थी। उस स्टेट को सोनार बांग्ला यानी सोने का बंगाल कहा जाता था। इनफैक्ट बंगाल से अलग हुए बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग भी अमार सोनार बांग्ला है, मतलब हमारा सोने का बंगाल। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। और इस वीडियो में यही बात करेंगे कि सोने का बंगाल आज भारत का सबसे गंदा स्टेट कैसे बन गया, जहाँ पे आए दिन वायलेंस होता रहता है, खुलेआम मर्डर और रेप होता है, वोट होने से पहले बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, बांग्लादेश से इलीगली लोग वहाँ पे आके रहने लगते हैं और वहाँ का लीडर कुछ नहीं कर पाता है या फिर कुछ करना ही नहीं चाहता है, बट फिर भी लोग कंटिन्यूअसली उसे ही अपना सीएम चूज करते हैं। इस वीडियो में इन सब टॉपिक्स पे डिटेल में बात करूंगा। वीडियो के एंड तक आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे कुछ लोग हमारे प्यारे से बंगाल को टॉप से बॉटम पे ले आए। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बंगाल पे काफी सारे रूलर्स और किंगडम ने रूल किया, लाइक चाशंक, पाला एम्पायर, सेना डायनेस्टी, देवा डायनेस्टी, और फिर वहाँ मुगल्स आ गए। मुगल्स के आने के बाद बंगाल की काफी ग्रोथ हुई। मुगल्स के आने के पहले भी हम काफी सारी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे थे, बट उनके आने के बाद अरब और पर्शियन कंट्रीज तक हम अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक सिल्क, कॉटन और मसलिन, जो कि अलग ही लग्जरी प्रोडक्ट है, इन सबको एक्सपोर्ट किया करते थे। बट इन सब पे स्टॉप लग गया तब जब बैटल ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के मुगल नवाब को हरा दिया। अब बंगाल अंग्रेजों के हाथों में था। अंग्रेजों के आने के 10 साल के अंदर ही बंगाल के अंदर जो भी सिल्क, कॉटन, शुगर, सोल्ट, कलर डाइस, मशीन पार्ट्स और शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्रीज थी, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और जो भी स्किल्ड वर्कफोर्स थी जो इन इंडस्ट्रीज में काम करती थी, उन्हें जबरदस्ती खेती करने को मजबूर किया गया। और फिर वो जब खेती करके पैसे कमाते थे तब उसे हाई टैक्स दिया जाता था। एंड काफी बार ऐसा होता था कि वो पैसे नहीं भी कमा पाते थे, फिर भी उन्हें टैक्स तो भरना ही पड़ता था, जिसके लिए किसान अपनी जमीन को गिरवी रखता, लोन उठाता और फिर टैक्स भरता। अंग्रेज तो खूब पैसा कमा रहे थे, बट हमारे बंगाल के लोगों के पास खाना नहीं था। और इन सब का रिजल्ट 1770 की भुखमरी थी, जिसे ग्रेट बंगाल फेमीन ऑफ 1770 कहा जाता है। इससे बंगाल के 30 मिलियन यानी 3 करोड़ लोग अफेक्ट हुए थे। इधर हमारे लोग मर रहे थे और उधर अंग्रेज एक एक करके हमारी सारी चीजों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। मतलब इस हद तक बदतमीजी की जाती थी कि यहाँ से रॉ प्रोडक्ट लाइक कॉटन और सिल्क ब्रिटिश में एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ इन रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बना के बंगाल के लोगों को ही हाई प्राइस में सेल करते थे। मतलब बंगाल को रॉ मटेरियल का सप्लायर और ब्रिटिश प्रोडक्ट का मार्केट बना दिया था। इस टाइप की इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, जिसमें सामान भी हमारा होता है और खरीदने वाले भी हम ही होते हैं। ब्रिटिशर्स बंगाल की इकोनॉमी और लोगों के साथ तो डिवाइड एंड रूल खेल ही रहे थे, बट उसके बाद ही उन्होंने बंगाल की डेमोग्राफिक्स को भी डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले 1905 में आसाम अलग हुआ, फिर 1911 में बिहार और उड़ीसा, फिर 1947 में तो वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में पार्टीशन हुआ। ईस्ट बंगाल में मेजोरिटी मुस्लिम थे, इसलिए वो मिल गया पाकिस्तान को, जो इवेंचुअली बाद में बांग्लादेश बन गया। और फिर यहाँ से शुरू हुई वेस्ट बंगाल के लिए नई जंग। आजादी के पहले बंगाल बाहर वालों के हाथ में था, चाहे वो मुगल्स हो या फिर अंग्रेज, एंड सबने बंगाल को खूब लूटा, खूब बर्बाद किया। बट अब वक्त था अपने ही लोगों का बंगाल को बर्बाद करने का, एंड उसकी स्टार्टिंग की कांग्रेस ने। बट 1975 की इमरजेंसी के बाद लोग कांग्रेस की लीडरशिप में खुश नहीं थे, इसलिए 1977 में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम को चूज किया। सीपीआईएम 1964 को सीपीआई, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उससे अलग होकर बनी थी। एनडीसी पार्टी से सीपीआईएमएल, जिससे बंगाल में नक्सलिज्म की स्टार्टिंग की थी, वो भी बनी थी। सीपीआईएम की आइडियोलॉजी जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और माओ जेडोंग थे, उनसे इंस्पायर थी, और उनका कोर प्रिंसिपल था कम्युनिज्म। ये बिलीव करते थे कि हमारी सोसाइटी में कोई क्लास नहीं होनी चाहिए, सब एक बराबर हैं, जिसके लिए वो चाहते थे वेल्थ को एक जगह इकट्ठा करके इक्वली लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। क्योंकि ये कैपिटलिस्ट सिस्टम के खिलाफ थे, इसलिए इनको लगता था कि ये जो अमीर बिजनेसमैन और इंडस्ट्रिस्ट हैं, वो वर्कर्स के खिलाफ अत्याचार करते हैं, और ये वर्कर्स दिन रात जो भी काम करते हैं उसका पूरा फायदा इन बिजनेसमैन को मिलता है। अब ये चीज अगर आप ऊपर ऊपर से समझे तो बिल्कुल सही लगती है कि वर्कर्स के दिन रात काम करने का फायदा उनके बॉस को मिलता है, बट एक्चुअली इकोनॉमी ऐसे ही वर्क करती है। और सीपीआईएम की इसी आइडियोलॉजी की वजह से उन्होंने बंगाल में कोई भी इंडस्ट्रीज लगने नहीं दी। इन्होंने वहाँ इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट लड़ने वालों का यूनियन बना लिया था, जिसकी वजह से 1967 के बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में 28 सीट जीते,
और बंगाल की मेन अपोजिशन पार्टी बन गए थे। उसके बाद 1977 में ये पहली बार इलेक्शन जीते और पार्टी के लीडर ज्योति बासु वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बने, जो कि 2000 तक वहाँ की सीएम रहे। उनके जीते ही स्टेट भर में कंपनीज और इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने लगे। 1980s में कोलकाता को सबसे पहले आईटी हब के लिए चूज किया, बट सीएम साहब डर गए कि कंप्यूटर के आने से लोगों की जॉब चली जाएगी। बट वो ये नहीं समझ पाए कि कंप्यूटर के आने से लोगों को और भी ज्यादा जॉब्स मिलेगी। इधर बंगाल के हाथ से अपॉर्चुनिटी निकली और उधर बेंगलुरु ने वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया और आज बेंगलोर किस हालत में आप बेहतर जानते हैं। getbengal.com के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इतनी सारी कंपनीज बंगाल छोड़ के गई हैं, लाइक आदित्य बिरला, जिन्होंने आदित्य बिरला ग्रुप की स्टार्टिंग की थी, उन्हें उनकी कार से उतार के प्रोटेस्टर ने मारा और बिना कपड़ों के भेज दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस मुंबई शिफ्ट कर लिया। सिंघानियास दिल्ली चले गए, JSW स्टील से मुंबई में अपना प्लांट सेटअप कर लिया और यही सब होते होते 1990s आ गया। ज्योति बासु को समझ आने लगा कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं, क्योंकि बंगाल बहुत तेजी से गरीबी की तरफ बढ़ रहा था। इसके लिए वो गए कंपनीज के पास कि यहाँ आओ, प्लांट लगाओ, बट कोई नहीं माना, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट और लोगों ने इंडस्ट्रीज और प्लांट का क्या हाल किया था लोग बेहतर जानते थे। बट एक दयालु इंसान रतन टाटा जी ने वहाँ सिंगूर में 1977 एकड़ में टाटा नैनो का प्लांट सेटअप किया और वहाँ तेजी से काम करने लगे। रतन टाटा ने खुद वादा किया था कि इस फैक्ट्री में बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलेगी, बट कुछ टाइम में ही वहाँ लोकल फार्मर्स और वर्कर्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया एंड इसका सपोर्ट किया ममता बनर्जी ने। और यहाँ से जो बंगाल सुधरने की उम्मीद में था, उसे वापस बर्बाद करने की नई जर्नी स्टार्ट हो गई थी। ममता बनर्जी ने 1997 में कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस TMC की स्टार्टिंग की थी एंड वो स्टार्टिंग से ही CPIM के खिलाफ थी एंड उन्होंने CPIM के खिलाफ काफी सारे प्रोटेस्ट भी किए थे, जिसका एक एग्जांपल था वो टाटा नैनो वाला जो उन्होंने 2008 में किया था। इसके बाद ममता बनर्जी लोगों के बीच पॉपुलर हो गई एंड उसके अगले ही इलेक्शन 2009 में TMC को 19 सीट्स मिली और बंगाल की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन गई। इसके बाद ममता बनर्जी और भी ज्यादा लोगों के बीच रह के काम करने लगी और उनका साथ देने लगी एंड इसका रिजल्ट मिला उन्हें 2011 इलेक्शन में, जब TMC को 184 सीट्स मिली और CPIM को सिर्फ 60। और अब ममता बनर्जी CPIM को 34 ईयर के रूल्स को खत्म करके बंगाल की नई सीएम बन गई थी और लोगों ने इनको इस उम्मीद में चूज किया था कि ये वापस से बंगाल को खड़ा करेंगी, बट शायद ही ऐसा हो पाया है। ऐसे तो काफी सारी चीजें हैं जिससे ममता बनर्जी के राज में बंगाल की ऐसी की तैसी हो गई, बट अगले जो 5 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उसमें से मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी। हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं कि बंगाल इंडस्ट्रीज के लिए कितना ज्यादा फेमस था, बट जो आया वो बंगाल में इंडस्ट्रीज की बैंड बजा के चला गया एंड वैसे ही कुछ हुआ ममता बनर्जी के समय में। यार सिंपल सी बात है, जिस इंसान को पॉपुलैरिटी इंडस्ट्रीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करके मिली, वो बातें बिजनेस को कैसे सपोर्ट कर सकती हैं। फिलहाल बंगाल में इंडस्ट्रीज कुछ रीजन की वजह से नहीं ग्रो हो पा रही हैं। एक है पैसे की कमी और एक है स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी, और अगर किसी तरह इन चीजों को सोल्व भी किया जाए तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है, चाहे वो रोड, पोर्ट, पावर सप्लाई कुछ भी हो, जिस वजह से इंडस्ट्रीज का काम करना काफी मुश्किल हो जाता है। सिंपल सी बात है, जिस स्टेट में बिजनेस नहीं होगा वहाँ पे लोगों के पास जॉब भी नहीं होगी और इसी वजह से वेस्ट बंगाल से हर साल न जाने कितने लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं जॉब के लिए। आज बेंगलोर में 1000 IT फील्ड की जॉब आती है तो उसमें 50% लोग तो कोलकाता से ही आते हैं इंटरव्यू देने। और ऐसा नहीं है कि उन्हें बाहर के स्टेट में अच्छी जॉब मिल जाती है, क्योंकि उसके लिए जो उन्हें एजुकेशन और स्किल चाहिए वो तो बंगाल में है नहीं। जब तक किसी भी जगह से करप्शन नहीं खत्म होगा वो जगह डेवलप नहीं हो सकती एंड वैसे ही कुछ बंगाल में है। स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज और सिस्टम बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिस वजह से लोगों को छोटे छोटे काम के लिए भी ऑफिसर्स को पैसे खिलाने पड़ते हैं। जितना बंगाल रसगुल्लों के लिए फेमस नहीं है, उससे ज्यादा पॉलिटिकल वायलेंस के लिए फेमस है। जब से ममता बनर्जी की सरकार आई है, शायद ही कभी ऐसा हुआ है कि इलेक्शन के वक्त 2 ग्रुपों में फाइट ना हुई हो। लोगों के मन में डर रहता है कि अगर वो TMC को वोट नहीं करेंगे तो उन्हें गुंडों के द्वारा मरवाया जाएगा, और ये काफी बड़ा रीजन है जिस वजह से और कोई दूसरी पार्टी बंगाल में ग्रो नहीं हो पा रही है। बंगाल में माइग्रेशन 2 तरह से हो रहा है, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। इंटरनली बंगाल के लोग दूसरे स्टेट में जा रहे हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट, जिससे स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉपुलेशन दोनों कम हो जाती है। और दूसरी एक्सटर्नली, मतलब बांग्लादेश से जो लोग माइग्रेट करके बंगाल आ रहे हैं वो है। फिलहाल ये प्रॉब्लम वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है। पहले भी लोग बांग्लादेश से माइग्रेट होकर वेस्ट बंगाल में आते थे, बट 2011 के बाद बांग्लादेशी मुस्लिम का इंडिया में आने का नंबर बहुत तेजी से बढ़ गया है। 2011 तक 1.5 मिलियन बांग्लादेशी मुस्लिम्स बंगाल से आए थे, जो कि 2020 तक बढ़ के 2.5 मिलियन तक पहुंच गया है। एंड ये सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वो बाहर से आए हुए लोगों का आधार कार्ड, वोटर ID, राशन कार्ड सब कुछ बनवाती है एंड वो इन रिटर्न उन्हें वोट देते हैं। और जब ऐसे लोगों का लाइसेंस बन जाता है तब वो फ्रीली पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जॉब कर सकते हैं। क्योंकि बांग्लादेश की हालत तो वैसे ही बहुत ज्यादा खराब है, तो उन्हें वेस्ट बंगाल के थ्रू ये मौका मिल जाता है कि वो पूरे भारत में
कहीं भी एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हैं। आज दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े सिटीज में ही बहुत से ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिन्हें टाइम टाइम पर पुलिस के द्वारा डिटेन किया जाता है, और तब कहीं जाकर हमें ये पता चलता है कि वो किस तरीके से न सिर्फ इंडिया में आकर रह रहे थे, बल्कि उसके साथ ही उन्होंने खुद को इंडियन सिटीजन प्रूव करने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लिए। एक तरफ वैसे भी स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ रुकी हुई है और बाकी जो कसर रह रही थी वो टीएमसी और ममता बनर्जी के लोगों ने स्कैम्स करके पूरी कर दी, लाइक टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, सारदा एंड रोज वैली स्कैम्स, कोल स्मगलिंग स्कैंडल्स, राशन स्कैम जैसे काफी सारे स्कैम सामने आए। इन शॉर्ट टीएमसी के समय भी स्टेट की ना इकोनॉमी ग्रो हो पाई, ना वहाँ के लोग ग्रो हो पाए। आए दिन आपको मर्डर और रेप की खबर तो मिल ही जाती होगी, मतलब ना लोग सुरक्षित ना इकोनॉमी। और ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की हालत को सुधार नहीं सकती थी, वो लास्ट 13 साल से स्टेट की सीएम है, उनके पास अच्छा खासा वक्त था कि वो पिछली गलतियों से सीख के बंगाल को सुधार सके, बट उन्होंने डेवलपमेंट और ग्रोथ की जगह क्राइम और वायलेंस को चूज किया। मुझे उम्मीद है कि बंगाल वापस से बाउंस बैक करेगा और बंगाल के लोग समझ पाएंगे कि उनके लिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सही है और कौन सी नहीं। आपके क्या थॉट्स हैं ममता बनर्जी एंड इस वीडियो को लेके कमेंट बताइए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए अपने किसी बंगाली दोस्त के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे करप्शन से लड़ने वाली पार्टी खुद करप्शन का पार्ट बन गई। जय हिंद।